नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम विद मुकेश में। और आज का हमारा टॉपिक प्रॉफिट लॉस की तीसरा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस में पहली क्लास एक बेसिक क्लास डिस्कस की थी, जिसमें हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें क्रैमूल यानी कि कॉस्ट प्राइस और एसपी दोनों दे दी जाए तो कैसे हम उस पर प्रॉफिट या लॉस बताएं। दूसरी क्लास में कुछ हमने इन सवालों को डिस्कस किया, जैसे कि अगर हम आपको ये बता दें कि अगर दर के हिसाब से सामान को बेचने लग जाए, इतने रुपए में, जैसे 4 रुपये में 6 की दर से वस्तुओं को बेचें और 10 रुपये में 8 की दर से बेच दें और इन खास वस्तुओं को बस सिंपली बेच दें, तो प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। और अगर खास तरीके से ना बेचकर, जैसे हम स्पेशली एक बता दें कि पहले टाइप का आर्टिकल 2 और दूसरे टाइप का आर्टिकल 3 रेशियो में है, तो इस टाइप के सवालों को कैसे डिस्कस करते हैं, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। कल हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर बेस बदल दिया जाए तो कैसे सवालों को करते हैं। बेस बदलने का मतलब जनरली जो कैलकुलेशन प्रॉफिट और लॉस की हुआ करती थी वो क्रय मूल्य पर हुआ करती थी। कल हमने ये बात भी सीखी, अगर तुलना विक्रय मूल्य पर करा दे तो कैसे लाभ और हानि को बताया जाए। तो काफ़ी सवाल हम लोगों ने लगाए थे जिसमें लाभ और हानि हो रही थी। आज उसी के आगे हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे कि अगर हम लोग एक बल्क में सामान लेके आए, जैसे हम आपसे कहते हैं कि हम कुछ क्वांटिटी में कोई चीज़ लेके आए, चाय पत्ती, चावल, आटा, और उसका कुछ पार्ट अलग प्रॉफिट के हिसाब से, कुछ पार्ट अलग प्रॉफिट के हिसाब से बेचे, और हम आपसे कहते हैं बताइए कंप्लीट पर कितना प्रॉफिट हो जाएगा। या इसका अपोजिट बोल दें कि कुछ पार्ट इतने प्रॉफिट पर बेचा, टोटल पर इतना प्रॉफिट हो रहा, तो बचा हुआ हिस्सा जो हमने बेचा होगा वो किस रेट पर बेचा होगा। करते हैं इन सवालों को डिस्कस, और ये आज का पहला सवाल होगा। और देखिए, उम्मीद है आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे सवालों के टाइप बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तब दिक्कत आएगी, तो ये समझते चले जाएंगे और एक टाइम ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि प्रॉफिट लॉस में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो डेली बेस पर कुछ ना कुछ उसको रिवीजन जरूर करिए, और जैसे ही वीडियो मिले आप तुरंत ही उसको एक एक करके क्वेश्चन को लगाने स्टार्ट करिए, बार बार उन क्वेश्चनों को लगाइए। अगर आपने ये जो बताए हुए टाइप कवर कर लिए तो हम ये गारंटी लेते हैं कि ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो प्रॉफिट लॉस से आए और आप ना कर पाए, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, हर एक टाइप के क्वेश्चन को टच करेंगे और उसको विद डिटेल डिस्कस करेंगे कि अगर सवाल आगे पीछे भी होता तो कैसे हम उसे हल कर पाए। चलिए, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आओगा, आप उसको देखिए। जैसे सवाल में बोला जा रहा है कि रामू ने 5400 क्विंटल चावल खरीदा और उसका देखिए 1/4 हिस्सा उसने 10% की हानि पर बेचा, शेष हिस्से को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर उसे 10% का लाभ हो जाए। अब देखिए, आपसे कह रहे हैं क्वांटिटी हम लेके आए और उसका 1/4 हिस्सा भाग हमने 10% के हानि पर बेचा है। फ्रैक्शन का मतलब आपको पता होता है पहले से, जैसे अगर हम 25% की फ्रैक्शन लिख दें तो 1/4 ये बना करता था, तो 4 टोटल हुआ करता था और एक हिस्से की हम बात करते थे। आज इसी सवाल को कुछ और तरीके से बोल दिया, जैसे कि हम करते हैं। सवाल में कह रहा है कि 1/4 भाग को हमने, तो अब हम ये समझ गए कि टोटल हिस्सा कितना है, 4 है, और उसमें एक हिस्से को बेचने की बात कर रहा है। एक हिस्सा हम बेच रहे हैं और एक हिस्से को जो हमने बेचा वो 10% की हानि पर बेचा, तो हम कह देंगे ये 10% की हानि है, 10% की हानि है। अब बताइए, एक हिस्सा 10% की हानि पर बिके तो इनका टोटल प्रोडक्ट कितने परसेंट का बनने वाला है, तो हम इनका मल्टीपल करेंगे तो यहाँ बता सकते हैं कि 10% का प्रोडक्ट बन रहा है। 4 टोटल था, अब बचा हुआ हिस्सा जो बचा है वो कितना बचा, एक सेकंड एक बार और रीड कर ले। 10% नहीं, 10% लाभ, ठीक है। अब अगर 4 टोटल और एक हिस्सा हम यहाँ लिख चुके, तो बताइए आप कितना बचा रिमेनिंग, तो आप कह देंगे 3 बचा है, जो रिमेनिंग पार्ट बचा है। इस 3 को आपसे कह रहा है कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए कि, तो इनका प्रोडक्ट ही आपसे पूछा गया है। आप डायरेक्ट ये नंबर पता नहीं कर सकते, एक सीरीज से पता करेंगे। जबकि आपसे कह रहा है कि कुल पर, तो कुल कितना है, 3 ये, 1 ये, 4 ये कह लें, या फिर ये 4 कह लें, तो कुल कितना हिस्सा है, 4 हिस्सा। और कुल पर कह रहा है कि 10% का लाभ होता है। अगर कुल पर 10% का लाभ होता तो कुल 4 क्वांटिटी थी और इन दोनों को जोड़ने पर ही टोटल बनेगा। अगर इनका मल्टीपल कर दे तो ये 40 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि इन दोनों का जो हमने जोड़ और घटाकर ये 40 लाए और ये प्रोडक्ट था। अब आप बताइए वो कौन सा ऐसा नंबर होता है जिसमें से हम 10 घटा दें और 40 आ जाए, क्योंकि ये माइनस हमें ये चीज़ बता रहा है कि इस बार आपको माइनस करना है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि सर 50 ऐसा नंबर होता है जिसमें से हम ये 10 घटा दें तो ये 40 आ जाएगा, तो वो 50 भी प्लस का, तो हम कह देंगे यहाँ 50 आ जाएगा। अब आप बताएंगे
कि यहाँ जो 10 ये आया था, ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट था, तो इन दोनों के गुणा करने पर ये 10 बन रहा था। हम ये कहेंगे कि इन दोनों के गुणा करने पर ये 50 बन रहा होगा। तो यहाँ कौन सा ऐसा नंबर भर दें कि ये 50 आ चुका हो। तो हम कई बार इस कैलकुलेशन को एक्सप्लेन कर चुके कि जो नंबर मल्टीपल करके लाना होता है उसको हम लोग गुणा में लिख देते हैं, मल्टीपल में ऊपर लिखते हैं, और सामने ये जो वैल्यू होती है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो आप कह देंगे इस नंबर से आप इसमें गुणा कर दीजिए, तो ऐसा जो है केस हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा और 50 का 50 ये आ जाएगा। अब आप देखिए कि यही आपसे पूछा गया कि कितने प्रतिशत लाभ पर, क्योंकि लाभ हानि हम लोग इस वाले क्रम में लिख रहे हैं और ये नंबर आपसे पूछा गया। अब बताइए अगर ये नंबर पूछा गया तो 50/3 को क्या हम 3 से भाग लगाकर ये बता सकते हैं कि 16 सही 2/3% ये बन जाएगा। तो बचे हुए पार्ट को हमने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, तो 16 सही 2/3% लाभ पर। और ये प्लस हमें इस बात को बता रहा है कि ये जो आया है ये लाभ आया है। ये सवाल साल 2017 में आया हुआ सवाल है। और एक सवाल लिखते हैं जो एसएससी ने पूछे साल 2016 में, उस पर भी डिस्कशन करते हैं। तो आपको याद रखना कि यहाँ पर रुपए अगर दे दे तो रुपए की बात को इंक्लूड नहीं करेंगे। हो सकता है रुपए को लगाने से आपका जो आंसर है वो आ जाए, लेकिन आंसर जो आप लगाएंगे बड़ा लंबा चला जाएगा। तो हमें इस तरीके से सवाल लगाएंगे, लेकिन इसका एक तरीका ये है कि कुल हिस्सा आपको देगा, कुल हिस्से में आपसे बताया कुछ हिस्से को हमने दे दिया और टोटल में प्रॉफिट दे दे, तो आप तुरंत समझ जाएंगे। इस तरीके से सवाल को लगाएंगे तो सबसे जल्दी तरीके से सवाल को लगाया जा सकता है। आगे इसके आगे एक डिस्कस और करते हैं सवाल को। अब जैसे 2016 का एक सवाल हमारे सामने आ रहा है, उसको देखिए कैसे लगाना है। और जैसा वो कह रहा है कि 50, देखिए एक दुकानदार 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदता है। ना हम 50 पैसे का यूज़ करेंगे, ना हम 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर का यूज़ करेंगे, हम सिर्फ परसेंट का यूज़ करने वाले हैं। और आपसे कह रहा उसने इसमें से 50% अगर वो कह रहा है तो 50% की फ्रैक्शन कितनी बनती है, 1/2। तो हम कह देंगे 2 टोटल ओवर, एक हिस्से की बात वो कहना चाहता है। 5% के लाभ पर बेच रहा तो हम कह देंगे एक हिस्सा अगर वो 5% के लाभ पर बेच रहा तो टोटल प्रोडक्ट बना 5% का, बचा हिस्सा 1 बचा होगा। और इस 1 पे आपको कुछ नहीं दे रखा, यही आपसे पूछा कि किस रेट पर इसको बेचा होगा। जबकि कंप्लीट पर, तो कंप्लीट एक ये कंप्लीट पर जो लाभ हो रहा है वो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। अब बताइए अगर 10% लाभ हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मल्टीपल करेंगे, 10 और 2 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 20%। अब आप बताइए इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों चीज़ों का सम होगा, इनके प्रोडक्ट और इनके प्रोडक्ट का जो सम होगा वो 20 आना चाहिए। अगर ये 20 आना तो आप देखेंगे अभी यहाँ पर ये 5 लिखा है, 5 में वो कौन सा नंबर हम जोड़ दें कि ये 20 बन जाए, तो आप कह देंगे सर 15 जोड़ना है, 15 ये आ जाएगा। और ये जो 15 आता है इन दोनों का मल्टीपल करने पर आता है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 15 आना चाहिए। तो एक में किससे गुणा करने पर 15 आ जाएगा, तो आप कह देंगे 15 से ही गुणा कर दीजिए। यही आपका आंसर था कि कितने % हिस्से को, शेष को हम बेचें जिससे हम कुल पर 10% लाभ गेन कर लें। तो आंसर कितना आ जाएगा, 15%। बहुत अच्छा सवाल है। आप इस टाइप के सवालों को देखिए, किताब में ढूंढिए। और ये सवाल एसएससी ने पूछे हैं, ऐसा नहीं इसमें कोई परिवर्तन किया हो या हमने सेटअप किया हो। एसएससी ने आइडियोलॉजी का सवाल देने लगा है, तो आपको ये सवाल लगाना आना चाहिए। आगे आते हैं और हम फिर से कह रहे हैं, अगर आप प्रॉफिट लॉस के जितने कंसेप्ट हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, अगर ये आप अच्छे से सीख लेते हो तो हमें नहीं लगता कि आपको फिर कोई ऐसा सवाल प्रॉफिट लॉस में आएगा जो डाउट करेगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट को विद डिटेल में हम समझ रहे हैं। अब आगे आते हैं इसके। अब जैसे कि अगला सवाल आपके सामने आ रहा होगा, उसमें देखें। अब एक चीज समझिए, रेशियो को बराबर करना थोड़ा सा सीख लेते हैं, कैसे हम बराबर करते हैं, क्योंकि आगे सवालों में हमें उसे बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि हम आपसे कह दें कि 2 फ्रैक्शन वैल्यू को हम थोड़ा सा बदल के लिख रहे हैं, जैसे 1 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 9 है। लेट अगर हम आपसे कह दें कि हमें इन दोनों वैल्यू को बराबर करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि 9 और 4 का लासा ले लें। अगर हमें इन दोनों वैल्यू को बराबर करना होगा तो हम क्या करेंगे, 9 का और 4 का मल्टीपल खोज लें तो 36 बन जाएगा। तो 4 में हम किससे गुणा कर दें, 9 से, तो 9 से यहाँ भी मल्टीपल हो जाएगा। और इसमें कह दें इससे किससे गुणा कर दें, तो आप कह देंगे इसमें 4 से गुणा कर दीजिए। जो भी मल्टीपल होगा वो दोनों जगह होगा, ठीक है। अगर ये इतनी सी बात अगर बैलेंस कर लेते हैं, और अभी हम बताते हैं, अभी जैसे कई चीज़ डाउट में चल रही होगी, सर ये कैसे क्या बता रहे हैं, आप समझ में नहीं आ रहा, तो अभी जस्ट सवाल देखिए आपके सामने आएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी।
सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में आपसे बोला जा रहा है कि मोहन ने 2 पुराने स्कूटर 18,000 रुपये में खरीदा। एक को वह 25% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा। उसे कुल मिलाकर ना लाभ हुआ ना हानि। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये पूछा भी जाता है यूपीएसआई में। पिछली बार अगर 2017 का आपको याद हो तो 17 में ये बात पूछी भी गई थी, ना लाभ हो ना हानि हो। तो इस टाइप के सवालों को करना कैसे, ये कब हो सकता है, ये कंडीशन पहले समझिए। जैसे हम आपसे कहते हैं कि एक आर्टिकल हमने क्या किया, 40% के लाभ पर बेचा, तो 40% लाभ पर बेचा तो ऊपर चला जाएगा। हम आपसे कहते हैं दूसरे आर्टिकल को हमने कुछ 30% की हानि पर बेचा, लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो आप ये कह सकते हैं सर जितना लाभ आपने यहाँ गेन किया दूसरे में उतना ही लॉस आपने प्राप्त कर लिया। जैसे कि हम आपसे कहते हैं लेट अगर आपको यहाँ पर 50 रुपये का लाभ हुआ तो सेकेंड टर्म में आपको 50 रुपये की यहाँ पर हानि प्राप्त हो जाएगी। तभी ऐसा पॉसिबल है, तभी आप ये कह रहे हैं कि ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों देखने पर आपको अलग अलग लग रहे होंगे, लेकिन दरअसल ये जो प्रॉफिट और जो लॉस की क्वांटिटी दे रखी होंगी ये बराबर होंगी, क्योंकि तभी तो आपको ना लाभ हो रहा ना हानि हो रहा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस की जो डिजिट थी वो कैसी होगी, समान होगी। उनके जो नंबर्स आएंगे कैलकुलेट करने के बाद वो समान होंगे। तो आप देखिए कि अब हमसे 2 टाइप की चीजें कह रहा है। देखिए आप सवाल को पढ़ते हैं और करते हैं। सवाल आ रहा होगा आपके सामने। 2 स्कूटर 1800 रुपए में खरीदे। आप बताइए पहला स्कूटर हमने ये मान लिया और दूसरा स्कूटर हमने ये मान लिया। पहली स्कूटर को हमने क्या कहा, ये पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है। पहले स्कूटर को हमने 25% के लाभ पर बेचा। आप बताइए 25% के लाभ पर अगर हमने इसे बेचा तो कह देंगे इसका 25% पहले स्कूटर का, और दूसरे स्कूटर का, पहले स्कूटर को 20% है और दूसरे स्कूटर को हमने कितने में किया, 25% पर। अब यहां जितनी हानि होगी इससे उतना ही लाभ होगा। इस वजह से ये दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं, ये दोनों चीजें बराबर होंगी। और इन दोनों चीजों को बराबर करने का तरीका हमारा ये है कि ना तो लाभ हो रहा ना हानि हो रहा। अगर ना लाभ ना हानि हो रहा इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। आप बताइए यहां से हम परसेंट और 5 के टेबल से इसने काट के छोटा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। 5 से ये 5 टाइम ये कट जाएगा और 5 से 4 टाइम कट जाएगा। यहां से पहले और दूसरे के रेशियो कितने आ जाएंगे, 5:4 आ जाएंगे क्या? कल हमने बताया था कि एक के सामने जो है वो उसका वैल्यू है, बी के सेकंड टर्म्स के सामने जो है वो उसका वैल्यू है, तो 5:4 ये निकल के आ गया। अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों के हमें मूल्य बताने हैं, दोनों स्कूटर के क्रय मूल्य क्या है। तो आप बताइए टोटल मूल्य 18,000 दे रखा। अगर टोटल मूल्य 18,000 दे रखा तो आपका टोटल कितना आ रहा, 5 और 4 9 रुपये आ रहा। हम 9 के अंदर किस नंबर से मल्टीपल कर दें जिससे ये 18,000 बन जाए? तो आप कहने के सर 9 में अगर आप 2 से गुणा कर दें तो 18 बन जाता है। 9 में अगर आप 2 से गुणा कर दें तो 18 बन जाता है, लेकिन आपको चूंकि 1000 बनाना तो आप 3 जीरो और लगा दीजिए तो ये 18,000 बन जाएगा। हम अपना सम और सवाल वाले का सम बराबर कर देंगे तो हमारा सम 9 बन रहा है, सवाल वाले का बन रहा है 18। 9 में 2 से गुणा करने पर 18 और 3 जीरो और लाने पड़े क्योंकि 1000 कह रहा। इस केस में आप पहले आर्टिकल और दूसरे आर्टिकल के मूल्य बड़े सहज रूप से बता सकते हैं। ये 5 दूनी 10,000 रुपये ये बन जाएगा और ये बन जाएगा 4 दूनी 8,000। तो पहला स्कूटर जो होगा वो 10,000 का होगा, दूसरा स्कूटर कितने का होगा, 8,000 का होगा। उम्मीद है बात समझ आ रही है। लेकिन ये तरीका आपको तभी लगाना है जब ये बात स्पष्ट कर दे कि ना लाभ होता है ना हानि होती है। इसका मतलब इसका 20% का जो हानि लाभ होगा और इसकी जो 20% की हानि 25% की हानि होगी ये आपस में बराबर होगी। ये 25 और 20 आपको देखने पर अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन जब एक के साथ इसकी कैलकुलेशन कराएंगे तो अगर यहाँ से लेट मान लीजिए 500 निकला तो 500 इधर से भी निकलेगा नहीं 500 हम बता रहे हैं। अगर सोचा जाए तो 500 यहाँ तो यहाँ पे ही 500 आएगा, तभी तो कह रहा है ना लाभ हो रहा ना हानि हो रहा। नहीं तो इसको अगर एक्स से लगाने लग जाए तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब इसी कैटेगरी में और सवाल लिखते हैं। तो अगर सवाल में ना लाभ ना हानि का आता है तो आप इस तरीके से उसे करिए और सवाल बड़े जल्दी ही आएगा आंसर में। और आगे आते हैं, सवाल को डिस्कस करते हैं। अब देखिए सेकंड सवाल में आपसे कह रहा है कि मिस्टर कपूर देखिए आपके सामने आ रहा होगा, मिस्टर कपूर 2 खिलौना साइकिल खरीदते हैं, प्रत्येक की कीमत 750 है। इन साइकिलों को बेच देते हैं। अब गौर करना 750 अगर प्रत्येक की कीमत है तो हम ये बात स्पष्ट हो गई कि 750 में दोनों के क्रय मूल्य, पहली साइकिल का भी 750 रुपये मूल्य होगा और दूसरे का भी 750 मूल्य होगा। दोनों के सीपी पता चल गए, यानी क्रय मूल्य तो बराबर है क्योंकि बता रहा 750।
अब आपसे कह रहा है कि एक को 6% की दर पर लाभ पर और दूसरे को 4% की हानि पर बेचा और संपूर्ण सौदे पर लाभ या हानि बताएं। देखिए, अब इस टाइप के अगर सवाल कभी आते हैं तो आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि आप ये पता कर लें कि CP बराबर है कि SP बराबर है। अगर CP बराबर है तो हम कुछ ऐसा सेटअप करेंगे कि CP के मूल्य ही बराबर कर दें, जिससे कैलकुलेशन और सवाल में ये जो 750 रुपये दे रहा है इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि चीजें का जो आपका वैल्यू पूछ रहा है वो प्रतिशत में पूछ रहा है। 6% का लाभ पता करते हैं। मान लीजिए पहली साइकिल ये है और 6% लाभ कह रहा है, तो बताइए दूसरी ये मान लीजिए 6% की अगर आप फ्रैक्शन को देखें तो 50 से, अब देखिए इनके खरीद मूल्य पहले साइकिल ये, इसका CP भी अलग होगा और इसका SP भी अलग होगा, सेकंड का भी होगा, CP भी अलग होगा और SP भी अलग होगा। इसका दोनों साइकिल का अलग अलग खरीद मूल्य है, अलग अलग विक्रय मूल्य, लेकिन सवाल में बता रहा है कि इसको बता रहा है कितना 6% का लाभ। अगर 6% की फ्रैक्शन को तोड़ा जाए तो आप 6% को क्या 3/50 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं 6%। ये 6% की फ्रैक्शन है। और अगर दूसरे नंबर की फ्रैक्शन की बात करें तो 4% की हानि हो रही है, तो 4% हानि को क्या आप 1/25 कह सकते हैं, ये 4%। अब आप एक चीज देखिए, टोटल प्रॉफिट आपसे लॉस पूछ रहा, अगर ये 6% का लाभ करें तो 50 में हम 3 रुपए जोड़ देंगे, क्योंकि लाभ करें तो 50 से कितने हो जाएंगे 53 हो जाएंगे, 50 से 53 हो जाएंगे। और ये हानि करें तो 50 में अगर एक की हानि हो जाए तो ये 25 से एक कम 24 हो जाएगा। इतनी बात में आप बिल्कुल कंफर्ट होंगे। 50 से 53 जोड़ इस वजह से दिया क्योंकि ये लाभ था, इसे घटा इस वजह से दिया क्योंकि ये हानि थी। अब सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक साइकिल का जो मूल्य था वो 750 रुपए था। प्रत्येक का मतलब होता है कि दोनों का ही 750 होता। तो आप बताइए, हम दोनों के मूल्य अगर अपनी साइकिल के देखें तो हमारे एक का मूल्य 50 आ रहा है और एक का मूल्य 25 आ रहा है। यही दिक्कत है कि सवाल अभी बैलेंस नहीं है। आप बताइए, अगर ये 50 आ रहा तो क्यों ना हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीपल करें कि ये बाद भी बराबर हो जाए। तो 25 में हम किस नंबर से गुणा कर सकते हैं जिससे ये 50 बन जाए, तो आप कह देंगे इसके अंदर 2 से मल्टीपल कर दीजिए और सेम 2 से गुणा यहाँ पे भी कर दीजिए। अब आप बताइए, 2 से मल्टीपल इस वजह से कर दिया, CP बराबर थे तो CP यहाँ 25 था तो हमें 50 बनाना था। अब आप देखिए कि टोटल कुल क्रय मूल्य यानी टोटल CP कितना बन जाएगा, टोटल CP, और ऐसे ही हम टोटल SP पता करते हैं। अब आपको याद होगा कि टोटल CP बता रहा था 50 यहाँ पर 50 यहाँ पर 25 था, लेकिन 50 बना लिया और हमने दोनों जगह गुणा कर दिया जिससे कोई बदलाव नहीं होगा। जब भी हम गुणा और भाग अपनी तरफ से करेंगे तो हम दोनों पदों पर करेंगे या तीनों रेशो में करेंगे जिससे कि कुछ भी बदले ना। तो 50 ये है, 50 ये है, ये कितना हो गया 100 रुपये बन गया। 53 ये है और 48 ये है, तो हम कह देंगे 53 और 48 ये बन गया। इन दोनों का सम कर दें तो 8 3 11 5 4 9 101 ये बन गया। अब सवाल ये बन रहा है कि ये 50 ये 50 100 बना, ये 53 ये 48 101 बना। अब कोई व्यक्ति अगर 50 रुपये 100 रुपये का सामान खरीद कर इसे 101 में बेच दे रहा, तो आप बताइए इस केस में आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप कह देंगे सर प्रॉफिट परसेंट अगर पता करना तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा। और अब बहुत दिन से डिस्कस भी कर रहे हैं, शायद तीसरा चौथा लेक्चर है कि प्रॉफिट को हमेशा डिस्कस किससे करते हैं, CP से। तो CP कितना है 100 रुपये, तो हम देखेंगे ये 100 का कितने प्रतिशत है, 100 का कितने प्रतिशत है। हाँ, तो आप बताइए यहाँ पर 100 का कितने प्रतिशत है, ये बात देखें तो ये आ जाएगा 1%। तो 1% का हमारा क्या आ रहा, लाभ आ रहा है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, टोटल CP टोटल SP, और ये बात हम पता ऐसे करेंगे कि अगर क्रय मूल्य बराबर करना तो यहाँ क्रय मूल्य बराबर कर दिए, अगर विक्रय मूल्य बराबर करने को तो विक्रय मूल्य को बराबर करेंगे, और किसी न किसी चीज को बराबर करने के लिए बोलेगा तभी इसके टाइप की कैटेगरी का सवाल बनेगा। अभी एक सवाल करते हैं जिसमें SP बराबर करने लग जाएंगे हम लोग, उसको कैसे करेंगे इसको समझते हैं। इस बात को साफ करते हैं और समझिएगा। अब देखिए, आपको इसका अगला सवाल देखना है। यहाँ पर हमने जब देखा तो यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर थे। जब सामान को बेचेंगे तो या तो क्रय मूल्य बराबर या विक्रय मूल्य बराबर होंगे। अगर ये अलग अलग हैं तो लाभ हानि होगी। अब जैसे अगला सवाल आपके सामने आ रहा होगा, आप उसको पढ़िए।
कह रहा एक दुकानदार 2 घड़ियां 1950 रुपये में खरीदता है, एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 25% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान है, देखिए उसने बोल दिया यदि दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। अब बताइए, अगर हम आपसे कहते हैं मान लीजिए फर्स्ट घड़ी ये है, सेकंड घड़ी ये है, 20% लाभ मतलब 20% को हम 1/5 कह सकते हैं, तो 5 से कितना आ जाएगा 6, 20% मतलब 1/5। 25% कह रहा है, तो 25% में जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराएंगे तो 4/5 बोलेगा, तो 4 से ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये लॉस कह रहा। अब दोनों के कह रहा विक्रय मूल्य समान है, आप देखेंगे ये क्रय मूल्य बनेगा, ये विक्रय होगा, ये 4 का खरीदेगा और ये बेचेगा कितने का 3 रुपए का। अगर दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 6 बन रहा है, यहाँ विक्रय मूल्य कितना बन रहा है 3 रुपए का बन रहा है। हम किस नंबर से मल्टीपल करके इनको बराबर कर सकते हो, तो 6 और 3 का अगर लासा ले लिया जाए तो 6 एकम 6 बन जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर ऐसा करिए 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करने पर ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। जैसे पिछले सवाल में हम लोग क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर कर रहे थे, लेकिन इस सवाल में उसने बदल दिया, बोला कि सीपी बराबर नहीं करना, इस बार एसपी बराबर है, तो हमने एसपी बराबर कर दिए। अब आप देखिए कि कुल प्रॉफिट और कुल लॉस बताना है, क्या बताना देखते हैं। और सवाल में कुछ बोल तो रहा नहीं था। प्रत्येक घड़ी का मूल्य बताना था, ठीक है, विक्रय मूल्य समान थे। अगर प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य बताना तो आप देखेंगे 5 रुपए ये और 4 दूनी 8 ये, 8 और 5 दोनों को जोड़ दें 1 सेकंड। अब यहीं पर हम मूल्य भी बना लेंगे, सही कह रहे हैं, एक बार 1 सेकंड। दोनों को 1905 रुपये में खरीदता था, ठीक है। अगर 1900, तो ये फ़ोन में थोड़ा सा पता नहीं क्या गड़बड़ है, 1900 बना, चलिए इसको ऐसे ही पकड़े। अब देखिए 5 रुपये यहाँ घड़ी का मूल्य बना, यहाँ 8 रुपये बना, दोनों के क्रय मूल्य का सम कह रहा 1950 है, तो 5 ये 8 है। आप बताइए 5x यहाँ से ले लें और 8x वहाँ से ले लें, जिससे ये रेशो आ जाएंगे, तो आप देखेंगे टोटल क्रय मूल्य हमारा बन रहा था 13x। सवाल में ये मूल्य बता रहा था कि 1950 बन रहा था। अगर ये 1950 है तो इस कैटेगरी में हम ये कर सकते हैं कि इसका टोटल पता कर सकते हैं, x 1 यूनिट का मान, तो 1950 आ जाएगा, 13 से काट सकते हैं, तो 13 कम 13, 13 5 65, ये 150 टाइम कट चुका। अब आपसे जो भी मूल्य पूछे बता सकते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों का सब कुछ बता सकते हैं। जैसे अब आपसे हम ये पूछ लें कि बताइए दोनों, बस देखिए दरअसल यहाँ x इस वजह से ले लिया कि यहाँ सब जगह होगा, सब जगह लिखने से अच्छा ये होता है कि हम एक बार ही लिख लें, इस वजह से हम बार बार नहीं लिखते, तो एक बार लास्ट में जो कैलकुलेशन आती है उसमें लिख लीजिए, क्योंकि बार बार लिखने से समय भी लॉस होता है। अगर ये 150 आ चुका तो अब आपसे दोनों को क्रय मूल्य पूछे तो बताइए 15 का इसमें गुणा कर दो तो 750 ये बन जाएगा, और अगर इस 150 गुणा इसके साथ कर दें तो ये दूसरा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो बताइए 15 × 120 और 2 0, तो दूसरा जो वस्तु का दाम है वो 1200 रुपये और पहली वस्तु का दाम कितना है 750 रुपये। एक बार फिर से बात को समझते हैं, ये 4 में एक ही हानि करा था तो 4 से 3 आ चुका था, ये लाभ करा रहा था 5 से 6 हो चुका था। सवाल में कह रहा था कि दोनों के जो विक्रय मूल्य हैं वो बराबर थे, यहाँ विक्रय मूल्य 6 बन रहा था, यहाँ विक्रय मूल्य 3 बन रहा था, तो हमने 3 को 6 बना दिया जिससे दोनों बराबर हो जाए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों को 30 बना ले, 60 बना ले, जो भी आप बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो हमने जनरली यहाँ पर 6 बना लिया, 2 से मल्टीपल यहाँ किया, 2 से मल्टीपल यहाँ कर दिया। अब आपने देखा कि दोनों के क्रय मूल्यों को सम दे रखा था कि 1950 है। अगर हम देखें तो ये 5 बन रहा था और ये 8 बन रहा था, इन दोनों का जोड़ कर दें तो 13x बन जाएगा, और 13x का मान दे रखा था 1950, 1 यूनिट का मान आया 150। अब दोनों सीपी का वैल्यू पूछ रहा था तो हमने इसके साथ इसका मल्टीपल कर दिया तो यहाँ से आ गया, और सेकंड वाले के साथ मल्टीपल कर दिया सीपी का तो सेकंड का सीपी आ चुका है। अगर एसपी पूछ रहे तो चाहे यहाँ गुणा कर दो चाहे वहाँ गुणा कर दो, दोनों ही इक्वल है तो दोनों जगह से सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। अब इसी क्रम में और आगे चलते हैं। देखिए एक एसपी बराबर करने का सवाल कर लिया, एक सीपी बराबर करने का सवाल कर लिया, और एक ऐसा भी सवाल कर लिया जिस केस में ना तो लाभ हो रहा था ना हानि हो रही थी। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे आते हैं। अब जैसे आप देखें इसी क्रम में एक बहुत बेहतरीन सवाल ये भी पेपर वाले ने पूछा है
ये शायद वेस्ट बंगाल एसएससी के पेपर में सवाल आया हुआ सवाल है। अब जैसे अगला सवाल आपके सामने आ रहा है और इसमें थोड़ा सा हमने बदलाव किया। एक आदमी ने एक किताब और एक कलम खरीदी, वह किताब को 10% की हानि पर और कलम को 20% के लाभ पर बेचता है, तो ना लाभ होता है ना हानि होती। आप बताइए, जब ना लाभ और ना हानि का केस आता है तो इस केस में हम समझ जाते हैं जो लाभ की क्वांटिटी और दूसरी जो हानि की क्वांटिटी है वो आपस में बराबर होती है। कारण क्या है, तभी हम ये कह सकते हैं ना लाभ ना हानि हुई, क्योंकि जितना लाभ इसमें हुआ उतना ही घाटा उसमें दूसरी जगह से हो गया। जैसे कि हम आपसे कह दें कि मान लीजिए हम 2 जगह ब्रांच चला रहे हैं और एक जगह ब्रांच हमारी प्रॉफिट में गई, एक जगह घाटे में गई, तो हम ये कह देंगे एक जगह ब्रांच से जो हमने प्रॉफिट कमाया दूसरी ब्रांच में वो उतना ही घाटे में चला गया। इस केस में ना हमें फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, क्योंकि ये दोनों, आप देखिए दोनों की टोटल हमारे पास जो कैपिटल होगी वो अलग अलग होगी। जैसे यहाँ का अलग प्रॉफिट होगा, दूसरी ब्रांच का प्रॉफिट अलग होगा, लेकिन जब उनमें टोटल में हमने देखा कि टोटल का कितने % यहाँ प्रॉफिट हुआ और दूसरे में टोटल का कितने % लॉस हुआ, इसकी वैल्यू बराबर होगी, तभी तो हम ये कह पा रहे हैं कि ना लाभ हुआ ना हानि हुई। इसी केस में देखिए एक सवाल ये भी बोला, कह रहा 2 आर्टिकल है, किताब एक कलम है। अब देखेंगे किताब को सवाल में बेच रहा कितने % पर, 10% की हानि पर, ये 10% हानि आ जाएगा। और कलम को कह रहा 20% के लाभ पर, तो कलम लिखेंगे और कलम पर जो हमें हो रहा वो 20% का लाभ हो रहा। अब बताइए अगर ये दोनों बातें बराबर हैं, अगर ये दोनों बातें बराबर, तो इस केस में आप यहाँ पर ये बता सकते हैं, इससे काट देंगे तो किताब और कलम का यहाँ से रेशियो बहुत आराम से आ जाएगा, बुक और पेन का, और ये रेशियो आ जाएंगे 2:1 के अनुपात में। यानी किताब अगर 2 रुपए की है तो पेन 1 रुपए का होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बराबर, देखिए ये बात हमेशा देखे रहना, कई लोग को पता सवाल के आंसर तो आ जाते, लेकिन उनको अगर ये पूछने लग जाओ कि ये बराबर क्यों है तो उनके पास उसका आंसर नहीं होता। बस ऐसा करते तो आंसर आ जाता, लेकिन आपको ये बात समझनी है कि ये बराबर क्यों है। ये बराबर इस वजह से कि पहले कलम किताब पर जो लाभ हुआ है, किताब पर जो हानि हुई, वो दूसरे के बराबर है दरअसल, तभी तो आपसे बोला जा रहा ना लाभ हुआ ना हानि। अब सवाल में आगे बोला है कि यदि किताब को 5% के लाभ पर, उल्टा करना चाहता है, यदि किताब को 5% के लाभ पर और कलम को 20% के लाभ पर बेचें। अब देखिए किताब का मूल्य आपको पता है, अब देखिए यहाँ पर x ले सकते, हम कहते हैं किताब का मूल्य यहाँ पर 2x है और किताब को 5% के लाभ की बात कर रहा है, 5% की लाभ की बात कर रहा हूँ, लास्ट में लाभ ही दे रहा है। यहाँ पे समझना, हम आपको बताएं क्यों हम सेलिंग प्राइस नहीं कर रहे हैं। 5% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/20, और कलम को जो हम बेच रहे हैं वो 20% के लाभ पर, तो 20% मतलब 1/5 आ जाएगी। ये 1x है, ये 2x ले लिए, और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कुल लाभ आ जाएगा, और कुल लाभ की जो मात्रा दे रखी है वो 60 रुपये दे रखी है, 60 रुपये दे रखी है, और किताब का मूल्य आपसे पूछा है। अब आप देखेंगे कैलकुलेशन हमें कराना। अब देखिए अगर यहाँ पे ये कहता है कि 260 में बेचा या 560 में बेचा या 690 बेचा, तो हम इसे बेचने वाला प्राइस बनाते, तो हम यहाँ पर क्या करते, 5 में 1 बढ़ा के जैसे 6/5 करते, इसे 21/20 करते, तब कहते जब इसे बेचने की बात करता है। लेकिन वो प्रॉफिट कह रहा, तो हमने देखा इसका 20% और इसका 5% कितना बन रहा, उन दोनों को ही जोड़ दिया। लाभ कह रहा तो हमने भी लाभ ही लाभ लिखे, अगर वो बेचने की बात करता तो हम इसे आगे बेचते। अब आप देखेंगे इस बात को कैलकुलेट कराना, तो अगर ये 20 है तो लासा लेने से अच्छा कि हम यहाँ पे 4 से मल्टीपल कर दीजिए, तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, हम डायरेक्ट जोड़ घटा सकते हैं। तो 4 ये 2 ये हम कह देंगे ये टोटल कैलकुलेशन बनी 6x/20, और ये वैल्यू दे रखी थी 60 के बराबर। 6 से 6 कट गया, x का मान कितना आ गया 200। अगर x का मान 200 आ चुका तो बताइए यहाँ पर रेशियो थे, हम लिखते नहीं, हमने बताया था ये हैबिट है हमारी, हम लिखेंगे नहीं, लास्ट में आगे सीधे मल्टीपल करके आगे निकलेंगे। अगर x का मान 200 आ चुका तो बताइए किताब का मूल्य कितना बनेगा, 200 दूनी 400 ये आ जाएगा, और ये कितना बनेगा 200 एकम 200 ये बन जाएगा। तो किताब जो है वो 400 रुपये की, और जो कलम है वो कितने की है 200 रुपये। कोई एक चीज़ का दाम पूछेगा और आपके सामने इसका आंसर है, लिख लीजिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ पा रहे होंगे अब आराम से। तो फाइनली अगर हम डिस्कस, इसको नोट कर लीजिए और एक बार फिर से समझते हैं। किताब को 10% के लाभ पर बेच रहा था और कलम को 20% की हानि पर बेच रहा था, और आपसे कह रहा था कि कुल सौदे पर ना तो लाभ होता ना हानि होता। हो सकता है इनको आगे हानि हो, इनको लाभ हो रहा हो, लेकिन ये एक सवाल था। अब ना लाभ ना हानि हो रहा तो दिमाग में तुरंत ये बात क्लिक हुई कि क्यों ना इनकी वैल्यू बराबर होगी।
इसका जो लाभ होगा और इसकी जो हानि या फिर इसका जो लाभ होगा एक बार कंफर्म भी कर लें। हाँ, इसका जो 10% की हानि होगी और इसका जो 20% लाभ होगा वो दरअसल बराबर होगा, तो हमने दोनों को बराबर कर दिया। अब बराबर कर दी तो यहाँ से रेशियो आएगा 2:1, यानी 2x और 1x के रेशियो आ चुके। अब आपसे कह रहा है यदि किताब को 5% के लाभ पर और कलम को 20% के लाभ पर बेचें तो कुल 60 रुपये का लाभ होता है। अब 60 के बराबर के यहाँ से 1x का मान आ चुका और 1x का मान देखा तो कितना आ गया 200। अब अगर ये 200 आ गया तो किताब का मूल्य पूछ रहा तो किताब के लिए हम समझ जाएंगे इसके साथ मल्टीपल कर दें, और कलम का मूल्य पूछे तो इसके साथ मल्टीपल कर देंगे। इस केस में हम दोनों के मूल्य बता सकते हैं। अब देखिए, अगर मोटे तौर पर देखें तो आज हमने 2 से 3 टाइप के सवाल देखे। एक सवाल ऐसा देखा जहां ना लाभ ना हानि होती थी, तो उस केस में हम दोनों के मूल्य बराबर करते थे। किताब में जितने का लाभ उस किताब के मूल्य का लाभ। यहाँ बेचते नहीं थे, जैसे अगर 20% लाभ कह दें तो आप 120 नहीं कहेंगे, सिर्फ 20% कहेंगे उसको, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी वो बेचने पर तो दाम अलग अलग होंगे। तो अगर दोनों में ना लाभ ना हानि का सवाल आता था तो हम दोनों के जो लाभ हानि की वैल्यू होती थी उनको बराबर करते थे। वहां से रेशियो आ जाते थे क्रय और विक्रय के। जब क्रय और विक्रय के अनुपात आ जाते थे तो सवाल में या तो कुल क्रय मूल्य देता था और सवाल में वहीं पर सवाल बन जाते थे, कुल क्रय मूल्य का सम बराबर करके सवाल कर देते थे, या अनुपात ही पूछ लेता था। फिर सेकंड हमने सवाल किया जब सवाल में क्रय मूल्य बराबर हो जाया करते थे, और क्रय मूल्य जब बराबर सवाल में करेगा तो बोलेगा कि हम एक वस्तु में, हम 2 वस्तु में से प्रत्येक को 750 रुपये 500 रुपये, जैसे सवाल में एक था कि 750 रुपये में खरीदते हैं। अगर 750 रुपये में खरीदते हैं तो दोनों के मूल्य 750 750 प्रत्येक बोला, क्योंकि अगर क्रय मूल्य बराबर होंगे तो हम दोनों के रेशियो लिखकर पहले देखकर क्रय मूल्य की वैल्यू को बराबर कर देंगे। अगर क्रय मूल्य की वैल्यू बराबर हो जाएंगे और विक्रय मूल्य की वैल्यू भी आपके सामने आ जाएगी, तो या तो विक्रय मूल्य का टोटल दे देगा या क्रय मूल्य का टोटल दे देगा और सवाल बन जाता था। फिर एक सवाल हम लोगों ने किया कि विक्रय मूल्य बराबर हो, तो ऐसे हम लोग देखकर विक्रय मूल्य की वैल्यू को बराबर कर लेते मल्टीपल करके, तो सवाल बन जा रहा था। फिर एक सवाल ये भी सबसे पहले हम लोगों ने किया था, अगर इससे आज की क्लास का पहला सवाल यही थी कि जब एक बड़ी क्वांटिटी का कुछ हिस्सा हम लाभ या हानि के साथ बेचें, लाभ या हानि के साथ बेचें, फिर हम आपसे कहते हैं बचे हुए पार्ट को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए जिससे संपूर्ण सौदे पर कुछ प्रतिशत का लाभ हानि हो जाए। तो उस सौदे पर हम लिखा था कि नीचे टोटल सीपी दिया रहता था, ऊपर वाला लाभ होता था, ऊपर वाले लाभ के साथ जो लाभ हानि दिया रहता था उसका प्रोडक्ट याद करते थे। और हमने कहा था अगर लाभ कहेगा तो हम वहाँ पे प्लस कर देते और अगर हानि कहेगा तो माइनस करके लिखते थे। टोटल लिया रहता था, फिर बचे हुए हिस्से पर हम लोग आ जाते थे। ये 3 बहुत अच्छे कंसेप्ट है, आज इन पे आप सवाल लगाइए छांट के। और याद रखना, जब भी चीज़ें प्रतिशत में पूछेगी तो हम डिजिट को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम उसकी फ्रैक्शन को पर काम करेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए। और रिवीजन करते रहिए चीज़ों। कल हम लोग फिर नए सवालों के साथ हाजिर होंगे। ओके, धन्यवाद।